प्रीवियस क्लास में न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। न्यूट्रिशन में हमने टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, जिसमें एक था आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? आउटोट्रॉप्स के अंदर। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? हेटरोट्रॉप्स के अंदर। तो मेनली आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉप्स के बारे में। हेटरोट्रॉप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हेटरोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है और इसमें किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि हेटरोट्रॉप्स को डिवाइड कर दिया और इसमें फर्स्ट में रखा पैरासाइट, यानी कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म है जिसको सरवाइव करने के लिए होस्ट बॉडी चाहिए, यानी कि किसी और का बॉडी चाहिए, तभी ये सरवाइव कर पाएगा। इसमें आते हैं फंगी, लीच, वायरसेस, टेप बॉम्ब और बैक्टीरियाज। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सरवाइव करता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के अंदर जो एनर्जी बची हुई है, यानी कि जो बची खुची एनर्जी है, उसी एनर्जी से ये, उसी अपशिष्ट पदार्थ से ये बैक्टीरिया अपना एनर्जी लेता है, यानी कि अपने आप को जिंदा रखता है। साथ में इससे हमें भी एक फ़ायदा होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, यानी कि जो फूड था, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उसमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यानी कि अनडाइजेस्टेड रह गया, तो उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया उसे सड़ा कर डिकम्पोज करके उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है और उसमें जो एनर्जी था उस एनर्जी पर ये डिपेंडेंट रहता है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी बच्चे के पेट में जोक है, तो ये जोक क्या है, ये कहाँ से एनर्जी ले रहा है? उस बच्चे के अंदर जो फूड है उसी फूड से एनर्जी ले रहा है। तो मेनली ये किस टाइप का है? पैरासाइटिक। क्यों? क्योंकि वो होस्ट बॉडी पे डिपेंडेड है, यानी कि उस बच्चे के अंदर वो सरवाइव कर रहा है और उसी से इसे एनर्जी मिल रहा है और ये अपने आप को जिंदा रखे हुए है। ठीक है, और इसमें फंगी भी आता है, लीच भी आता है, वायरसेस भी आता है, जो कि पैरासाइटिक नेचर का है, यानी कि होस्ट बॉडी पे डिपेंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट सैप्रोफाइट्स, यानी कि सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये डेड डिकाइंग मैटर पे डिपेंडेड है, यानी कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए डेड डिकाइंग मैटर पे डिपेंडेड है। डेड डिकाइंग मैटर का मतलब हुआ डेड मैटर, यानी कि मरी हुई चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें। जैसे आपने सब्जी बनाया, तो सब्जी बनाया तो उसमें से कुछ पार्ट्स काटा, आलू का छिलका निकाला, तो ये सब क्या किया? आपने फेंक दिया, वो सड़ा गला, उस पे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया और वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो बची हुई एनर्जी है उससे एनर्जी ले रहा है और उसे डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। कहीं पे लकड़ी रखा हुआ है, लकड़ी है, बारिश का मौसम आया, उसमें नमी आया, उसमें भी ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया और उससे भी एनर्जी ले रहा है, उसमें जो बची खुची एनर्जी है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है, यानी कि अपने आप को सरवाइव करवा रहा है। तो मेनली ये पूरी तरह से डेड डिकाइंग मैटर के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से मशरूम आता है और फंगी। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, मशरूम को उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत है? नहीं, कहीं पे सड़ी गली चीज़ें हैं वहाँ पे इसको लगा दो आप, उसी जगह पे ये उग जाएगा और उसी जगह पे उग करके ये पूरी तरह से ग्रोथ होकर सरवाइव करेगा। जैसे जो भी डेड प्रोडक्ट्स है, अभी कहा कि वेजिटेबल्स का छिलका है, वेजिटेबल्स प्रोडक्ट है, या फिर जितने भी इस तरह की बेकार चीज़ें हैं, सड़ी गली चीज़ें हैं, उसी पे ये सरवाइव करता है और उसी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना जीवन यापन कर लेता है। अब देखो यहाँ पे मैंने फंगी को इसलिए रखा क्योंकि फंगी अक्सर
कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी डेवलप हो जाता है जो कि हमारे लिए फूड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हम अपने लिए बनाए थे और उस पर ये डेवलप हो जाता है। आप लोगों को अभी नहीं ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगी। अक्सर घर में क्या होता था कि अचार लगाया जाता था, आम का या नींबू का, किसी भी चीज़ का अचार लगाया जाता था, और आप जाते थे भीगे हाथ से, गीले हाथ से, हाथ को धोया और गीले हाथ से जाकर अचार निकालते थे। घर में लोग घुसाते थे कि नहीं, हाथ को पोंछ कर ठीक से सुखाकर और अचार निकालो। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसमें नमी आएगा, उस अचार में जैसे ही नमी आएगा, वहाँ पे फंगी डेवलप हो जाएगा, और फंगी डेवलप हो जाएगा उस पूरे अचार को खराब कर देगा। उस समय अचार क्या होता था? भुआ जाता था। हाँ, तो वो जो अचार भुआया वो क्या है? वही तो है फंगी, वही है फंगी जो कि उस अचार पे डेवलप हो गया, और उसके अंदर जो एनर्जी है उसी एनर्जी पे अपना जीवन यापन कर रहा है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को जिंदा रखे हुए है। ठीक है, कई बार क्या होता है, शादी ब्याह होती है, ढेर सारे लड्डू मिलते हैं, लड्डू लोग बांटते नहीं हैं। क्यों? ताकि बार बार बाद में खाएंगे। पता चला बारिश का मौसम आ गया, रेनी सीजन आ गया, और उस लड्डू पे नमी आ गया और पूरे लड्डू पे फंगी डेवलप हो गया। लोग उसको कहते हैं कि लड्डू भुआ गया। तो वो जो भुआ गया वो एक ऑर्गेनिज्म है, और वो अगर उसको आप खा लीजिएगा या कोई भी उसको खा लेगा तो वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर चला जाएगा, उसके बॉडी में चला जाएगा। जैसे ही बॉडी में जाएगा, डायरिया डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि लैटिन पखाना होना शुरू हो जाएगा। तो मेनली ये ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट था? डेड डिकाइंग मैटर के ऊपर, यानी कि सड़ी गली बेकार चीज़ों पे निर्भर था, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे निर्भर था जो कि फूड प्रोडक्ट था, लेकिन नमी के कारण उस पे ये डेवलप हो गया और उससे एनर्जी लेना शुरू कर दिया और अपने आप को सरवाइव करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि होलोजोइक हायर ऑर्गेनिज्म है। होलोजोइक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये हायर ऑर्गेनिज्म है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हर्बीवायरस। हर्बीवायरस के अंडर में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेड है, ग्रीन प्लांट्स पे, या फिर घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, हरी पत्तियों को खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेड है। जैसे इसमें बकरी है, हिरन है, खरगोश है, यानी कि कंप्लीटली हर्बीवायरस के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कार्निवोरस। कार्निवोरस के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि हर्बीवायरस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कार्निवोरस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। यानी कि इसके अंदर आते हैं लायन, टाइगर, तेंदुआ, ये सारे ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओमनीवायरस। ओमनीवायरस में हम लोग आते हैं, यानी कि ह्यूमंस ओमनीवायरस के अंडर में आता है, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म ओमनीवायरस के अंडर में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि हर्बीवायरस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, कार्निवोरस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, या फिर ग्रीन प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है। इसीलिए सम्मिलित रूप से कंप्लीटली ओमनीवायरस को बोला जाता है सर्वाहारी। मेनली इसमें वेजिटेबल्स भी है, नॉन वेजिटेबल्स भी है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ग्रीन प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, यानी कि पूरी तरह से वेजिटेबल्स भी है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों पे डिपेंडेंट है, यानी कि मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है। इसी में कुछ लोगों को बोल दिया जाता है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, यानी कि सर्वाहारी, जो कि पूरी तरह से दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर चीज़ खाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेस लाइक
ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारी दुनिया में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन कर रहे हैं। और वो क्या है? ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट, the basic function performed by living organism for their survival and body maintenance are called life process। यानी कि ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन कर रहा है और फंक्शन करने के लिए अपने बॉडी को मेंटेन कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन एटसेट्रा। यानी कि बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हमारे लाइफ का बेसिक प्रोसेस है, सबसे न्यूनतम प्रोसेस है, सबसे न्यूनतम फंक्शन है, वो क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाना, रिस्पायरेशन यानी कि उस खाने से एनर्जी निकालना, ऊर्जा निकालना, ट्रांसपोर्टेशन उस ऊर्जा को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह हर एक सेल्स तक, ऑल सेल्स तक एनर्जी को पहुंचाना, एक्सक्रिएशन यानी कि इसके बाद जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट बच गई, यानी कि जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में बच गया उसे बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय न्यूट्रिशन। यानी कि जब हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहीं ना कहीं से हम लेंगे, हमारे अंदर ऑटोमेटिक अपने आप तो एनर्जी नहीं आ जाएगा या अपने आप तो एनर्जी बन नहीं जाएगा, क्योंकि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? फूड लेंगे, यानी कि खाना लेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन लेंगे, यानी कि एनर्जी के लिए हमें फूड की ज़रूरत है, उसी को कहा न्यूट्रिशन। क्लियर है?